लोगों न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का मेंडली आधार। क्या पढ़ा जाएगा? वंशागति का मेंडलीय आधार। वंशागति के ऊपर सब कंप्लीट वीडियो वन शॉट वीडियो के थ्रू तथा चैप्टर वाइज पार्ट वाइज वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ या इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सभी को एक एक करके कवर करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम के लिए क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग चलते हैं एक एक कर सभी क्वेश्चन को करते हैं। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहते हैं, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को अपने हालात अच्छे करना है या जिस हालात से आप जी रहे हैं या जिस हालात में आप हैं उस हालात से अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए आप लोगों के लिए एक कुछ न कुछ आपको मोटिवेशनल प्रत्येक चैप्टर में आपको प्रत्येक वीडियो में मिलता रहेगा, जिसके कारण आप खुद को मोटिवेट कर सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। इसमें कहा जा रहा है कि पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहते हैं, वरना बहाने सबके पास होता है। जैसे कहा जा रहा है व्यस्त तो एक चींटी भी रहती है और एक इंसान भी रहता है, लेकिन इंसान अपने फ्यूचर के लिए वो भी परेशान रहता है, चींटी भी परेशान रहती है। तो वही कहा जा रहा है कि चाहे कोई बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता है। आप लोग ऐसा करने वाले एकलौते नहीं हैं। तो हम लोग चलते हैं एक ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को एक बराबर अहमियत दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य वातावरणीय परिस्थिति में जैव समष्टि में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य वातावरण में जो परिस्थिति होती है उसमें जैव समष्टि। देखिए जैव समष्टि क्या होती है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। उस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा, जाकर वहां से भी देख सकते हैं। या तो वंशागति का मेंडली आधार अगर वन शॉट वीडियो डालेंगे तो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। टीच बाय कपिल सर आप उसमें डाल दीजिए, कोई भी चैप्टर है उसमें टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। और क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करिए और प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर से ज़रूर दिया करिए। और कहा जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताया करिए कि कैसा आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी एपिसोड है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है। सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। इसमें अगर अब हम लोग बिना समय गवाए एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। कहा जाए कि सामान्य वातावरणीय परिस्थिति में जैव समष्टि में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार कहा जा रहा है कि विभिन्नताओं का मुख्य आधार देखा जाता है तो क्या होता है? देखिए क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा समसूत्री विभाजन होता है। इसमें देखा युग्मनों का संलयन जो होता है ये विभिन्नताओं का मुख्य आधार नहीं होता है। तो कौन सा हो जाता है? समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप लोग कमेंट क्या है प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। या तो आप अर्धसूत्री विभाजन टीच बाय कपिल सर या समसूत्री विभाजन टीच बाय कपिल सर या कोशिकाओं का विभाजन के ऊपर वीडियो आप लोग डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। इस प्रकार से ए और बी है। क्या है? देखिए कहा जा रहा है इसमें कि अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री, इसमें कहा जा रहा है कि जैव विविधता। देखिए कहा जा रहा है कि जैव समष्टि में समसूत्री विभाजन न होकर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 गलत हो जाता है। युग्मकों का संलयन, देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद युग्मकों का संलयन होकर किसका निर्माण किया जाता है? एक जैव समष्टि का विकास होता है, यहाँ तक कहा जाता है एक भ्रूण का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें ए और सी दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन
कायिक कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं। देखिए, कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो विभिन्नताओं की उत्पत्ति के कारण नहीं है, इस प्रकार से देखा जाता है तो कौन सा ऑप्शन आता है। देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा नहीं। देखिए, वातावरणीय कारण है, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, ये कहा जाता है, ये भी उत्पत्ति का कारण है, लेकिन जनन कोशिका में परिवर्तन ये नहीं है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सतत प्रयास, क्या ये सभी के सभी, मतलब ऑप्शन ए, बी और डी, ये सभी के सभी कायिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन कहा जा रहा है कौन सा नहीं है। जो आपका क्वेश्चन नहीं है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांश जैव विकास इनके द्वारा संभव होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो अधिकांश जैव विकास होता है किसके द्वारा संभव होता है, तो जो अधिकांश जैव विकास होता है वह असतत विभिन्नताओं द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा, असतत विभिन्नताओं द्वारा संपन्न होता है। ए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग हमारे बताने से पहले ही क्वेश्चन पढ़कर तुरंत आप लोग आंसर दे दिया करिए। देखिए, कहा जा रहा है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में क्या था, 1905 में 1905 में वैज्ञानिक कौन, डब्ल्यू वेटसन जी ने दिए थे। कहा जा रहा है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम कौन दिया था, 1905 में डब्ल्यू वेटसन जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आनुवंशिकी का अध्ययन पूर्णतया संबंधित है। देखिए, आनुवंशिकी का अध्ययन पूर्णतः संबंधित किससे है, तो इसमें कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कहा जा रहा है कि आनुवंशिकी जो होती है, आनुवंशिकी के अंतर्गत लक्षणों की वंशागति या आनुवंशिकता तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, आनुवंशिकी के पिता कौन है। देखिए, आनुवंशिकी के पिता या फादर ऑफ हेरिडेंस कौन होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी को माना जाता है, जबकि आनुवंशिकी के आधुनिक पिता किसको माना जाता है, टी.एच. मॉर्गन। देखिए, कहा जा रहा है, देखिए इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है आनुवंशिकी के पिता की बात किया जाता है, तो आनुवंशिकी के पिता सर्वप्रथम किसको माना जाता है, तो इसमें आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। सेकंड कहा जा रहा है कि इसमें ए तो कहा जा रहा है कि प्राचीन, या तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकी के पिता कौन है, ए आएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। जब ऑप्शन में आ जाएगा आधुनिक वंशागति के जनक या पिता कौन है, तो कौन हो जाता है, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन क्या है, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखिए, कहा आनुवंशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हो जाते हैं। अगर आधुनिक शब्द जोड़कर आ गए तब आपका क्या है, टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो एक कौन है, जॉनसन। कौन है, जॉनसन। क्या यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 में, क्या किया गया था, 1909 में। अभी देखिए, कहा जा रहा है कि 1905 में बेटसन जी ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। अब उसी के 4 साल बाद देखिए 1909 में जिन शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें जॉनसन ने कुछ लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारकों को क्या नाम दिए थे, जीन नाम दिए थे। अब जीन शब्द का प्रयोग देखिए, जीन शब्द का प्रयोग कौन किए हैं, ए जॉनसन ने किए हैं। तो आनुवंशिकी के जनक जब ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो मेंडल जी ने जीन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किए थे, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 2020 में तथा 2014 में आए हुए हैं। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वंशागति या आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई क्या। देखिए आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो जब भी आनुवंशिकी या वंशागतिकी की इकाई की बात किया जाता है तो इसमें सबसे पहले क्या जगह जीन आता है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी जीव की देखिए क्या आनुवंशिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जीन होती है। तो कहा जाता है किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्रारूपी देखिए जीन प्रारूप या जीन प्रारूपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो कौन के थे, अभी जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था, जॉनसन जी ने किए थे। क्या जीन प्रारूप या जीन रूप या जीन शब्द का प्रयोग कौन किए थे, जॉनसन जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वह बिंदु जिस पर जीन्स गुणसूत्र में स्थित होते हैं। कहा जा रहा है कि वह बिंदु जिस पर जीन्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है कि कहा जाता है कि जो गुणसूत्र या जीन्स गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से देखा जाता है गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर जीन उपस्थित होते हैं, इस इकाई को लोकस क्या कहा जाता है, इस इकाई को लोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। या कहा जा सकता है कि लोकस क्या होता है, तो लोकस गुणसूत्रों का वह स्थान होता है जहां पर जीन उपस्थित होते हैं। या पर तो कहा जाता है कि वह बिंदु जहां पर जीन उपस्थित होते हैं उसे लोकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग नोट्स को पढ़ने के बाद आप लोग जब अभ्यास प्रश्न को करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा नए नए मिलते हैं। अगर आप लोग पूरे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो लोकस जैसे शब्दों का प्रयोग या एलिल्स, एलिलोमार, क्रियाथमेटिक, ये सब क्या आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े तो रहते हैं लेकिन उसके बारे में क्लियर नहीं रहता, या वो उसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये भी आइडिया नहीं लगता है। तो ये आइडिया कब लगेगा, जब आप लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे तब। तो देखिए हम आपके लिए वन शॉट वीडियो तथा पार्ट वाइज वीडियो के साथ साथ आपको अभ्यास प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आते रहते हैं सभी को एक एक कर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग एक एक कर देखिएगा और प्रतिदिन आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो प्रतिदिन क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परीक्षार्थ संकरण में होता है। कहा जा रहा है कि परीक्षार्थ संकरण में होता है। तो देखा जाता है कि परीक्षार्थ संकरण में F1 पादप का संकरण अप्रभावी जनक के रूप में या अप्रभावी जनक से कराया जाता है। कहा जा रहा है कि परीक्षार्थ संकरण में पहली जनरेशन कहा जाता है कि फर्स्ट या फैक्टर फर्स्ट या कारक फर्स्ट में पादप का संकरण अप्रभावी जनक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षार्थ संकरण है। देखिए परीक्षार्थ संकरण देखिए सेम क्वेश्चन है, परीक्षार्थ संकरण में होता है वहां पर था, ये परीक्षार्थ संकरण है। परीक्षार्थ संकरण क्या है, एक विशिष्ट विपरीत संकरण होता है। ये क्या होता है, ये विपरीत संकरण होता है। देखिए विपरीत संकरण क्या हो जाता है, सजातीय संकरण क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया जाएगा। जाकर वहां से आप लोग आसानी से पूरे चैप्टर को कवर करिएगा और उसके बाद आप लोग अनसॉल्व को करने की कोशिश करिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि इसमें परीक्षार्थ जो संकरण होता है इसमें जीव का कहा जा रहा है कि इसमें जो जीव होता है जीव का उसके अप्रभावी जनक कहा जाता है कि जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है। तो इस प्रकार के जो विशिष्ट विपरीत संकरण कहा जाता है, देखिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इसमें विपरीत मतलब कहा जाता है कि अप्रभावी, विपरीत मतलब क्या होता है इसमें
जो संकरण करा जाता है उसमें अप्रभावी के रूप में किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो उसके जीन का या जीव का उसके अप्रभावित जनक से संकरण कराया जाता है तो एक विपरीत संकरण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2017 में आई हुई। देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया संकरण होता है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया संकरण है। कहा जा रहा है कि प्रथम स्थानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया संकरण क्या कहता है, तो इस क्रिया को संकर पूर्वज या प्रतीक संकरण या तो कहा जाता है बैक क्रॉस कहा जाता है। जब कहा जाता है कि प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को जब दोनों जनक में से कहा जाता है कि दोनों जनक में से कौन कौन से जनक, जब आप देखिए जनक की बात किया जाता है, जनक में क्या जाता है माता पिता। अगर कहा जाता है माता मतलब माता से और पिता से दोनों जनक में से कहा जाता है कि दोनों जनक की संतान को दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया संकरण ही उसका पूर्वज संकरण कहलाता है। किसी एक का मतलब क्या, या तो माता के साथ हो सकता है या तो पिता के साथ भी हो सकता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो इस क्रिया को कहा जाता है संकर पूर्वज या प्रतीक संकर या बैंक क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पद्धति में आनुवंशिकी के क्रॉस को दर्शाते समय लंबे पादपों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला संकेताक्षर है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मतलब 40 देखिए क्या है, आधुनिक पद्धति में आनुवंशिकी के क्रॉस को दर्शाते समय पादपों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला संकेताक्षर है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो संकेत के लिए कहा जाता है कि आधुनिक पद्धति में लंबे पादपों के लिए डी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिए संकेताक्षर का अक्षर क्या जाता है, डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या, निम्न में से क्या ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों से संबंधित नहीं है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल से के प्रयोगों से संबंधित नहीं। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए इसमें कौन सा संबंधित नहीं थे, कौन सा संबंधित है इसको ढूंढिए। मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था, ये ऑप्शन सही है। अपने प्रयोगों में स्वपरागण के आधार पर निष्कर्ष निकाले, ये भी सही है। मेंडल के प्रयोगों में कृत्रिम परागण सम्मिलित नहीं था, ये गलत है क्योंकि उसमें कृत्रिम परागण सम्मिलित था। मटर का पादप वार्षिक होने के कारण चुना गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का गलत है और जो गलत है उसी इसमें बोला गया था सही चुनना है। इस प्रकार से देखा जाता है राइट आंसर ए आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए किसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है कि आनुवंशिकी के नियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी देखिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, पेनिसिलिन की खोजकर्ता किसको कहा जाता है। आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया एक क्या है जीवाणु था। ये पेनिसिलिन की खोज किया गया किसके द्वारा किया गया था, कोशिका मत किसके द्वारा दिया गया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के कार्यों के पुनः खोज करता है। देखिए मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करता है। कहा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को बताते बताते थक गए थे या लोगों को सिद्ध करते करते थक गए थे, और कहा जा सकता है कि बताते बताते जब उनकी बातें लोगों को नहीं समझ में आया तो उनके मृत्यु के कई साल बाद कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस कार्य को या कहा जाता है जो मेंडल ने प्रयोग या जो मेंडल ने सिद्धांत दिए थे उसी पर पुनः प्रयोग किए, इसीलिए कहा जाता है पुनः खोजकर्ता के रूप में कौन कौन से वैज्ञानिक थे या किसको किसको माना जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो देखिए किसको किसको ग्रामो डी ब्रिज को भी माना जाता है, कार्ल कॉरेंस भी थे और एरियल वॉल या सर मैक भी थे। कहा जाता है कि ये तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर पुनः किसके ऊपर, मेंडल के प्रयोगों पर पुनः क्या करते हैं,
पुनः अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि ये पुनः जो कहा गया था, जो पुनः अध्ययन करना शुरू किए, तो इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था कि जो मेंडल जी ने प्रयोग सिद्ध किए थे या जो बता रहे थे, वही सिद्धांत क्या है, आनुवंशिकी के लिए सत्य माना गया है। अब उसी सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ते हैं, मेंडल के सिद्धांत के लेकर। लेकिन मेंडल जब तक जीवित थे, ये लोगों को बताते गए थे, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार ही नहीं की। अगर उसी समय मेंडल के प्रयोग, जिस समय मेंडल ने जी ने बता रहे थे, अगर उस समय स्वीकार किए हो गए हो, कर लिए गए होते, तो शायद आज का साइंस कुछ और ही हुआ होता। क्यों? देखिए, अक्सर करके देखिए, अक्सर हम लोग देख रहे हैं भी, 1905 में आनुवंशिकी की जनक की खोज किया गया। अब 1907 में देखिए, अब इन 1909 में, अब क्या है, जिन की खोज, अब इन दोनों में जो 4 साल का गैप लगा है, अगर इन्हीं सबको कहा जाता है कि जो जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, या कहा जाता है कि जो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, इन दोनों में जो अंतर है, अगर ये सभी के 4 साल अगर देखा जाता है, तो कहीं न कहीं अगर ये 4 साल पहले खोज हो गई होती, तो आखिरकार जो 4 साल है, तो उसके ऊपर और हम लोग डीपली अध्ययन करते ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मेंडल जब जीवित थे, अगर उसी सिद्धांत को उसी समय माना गया होता, तो शायद आज का बायोलॉजी, या कहा जाता कि आज का बायो कुछ और ही हुआ होता। ठीक है, खैर उसको छोड़िए, जो आज सत्य है उसी के ऊपर हम लोगों को आगे ध्यान देना चाहिए। जो बीत चुकी बातें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करना है। देखिए क्या है, मेंडल द्वारा मटर को प्रायोगिक पदार्थ चुने जाने से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर रिपीटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग एक बार अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे, और उसके बाद उसके पहले अगर वन शॉट वीडियो को देखकर अगर आप लोग अभ्यास प्रश्न को करते हैं, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ मिलेगा, या जो आपको नोट्स में बताया गया सभी के सभी क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि मेंडल द्वारा मटर को प्रायोगिक पदार्थ चुने जाने से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें असत्य कथन देखिए, मटर का पादप एक वर्षीय होता है, ये सत्य है। इसकी पुष्प एकलिंगी, देखिए एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक लिंगी किसी को कहता है, ऐसे जीव जिसमें एक ही लिंग हो, या तो कौन सा हो जाता है, या तो नर हो या तो मादा हो। इस प्रकार से देखा जाता है, तो पुष्प एक लिंगी न होकर कैसे होता है, द्विलिंगी, क्योंकि ये मटर जो था उसमें नर और मादा दोनों के गुण थे। इसी प्रकार से देखा जाता था। मेंडल ने यही आपको गलत बताते, जो ऑप्शन गलत है वही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि असत्य कथन को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया था, किस पादप का चयन किए थे? तो देखिए, उद्यान मटर का प्रयोग किए थे। अब उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम होता है। ये ऑप्शन कभी कभी आ जाता है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ए पायसम, क्या है? पायसम सटाइवम, क्या है? पायसम सटाइवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुने थे? मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षण को चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुंसन या इमैस्कुलेशन की क्रिया में हटा दिए जाते, देखिए कहा जा रहा है कि विपुंसन की क्रिया जो होती है, ये कहा जाता है कि जो विपुंसन की क्रिया जो होती है, विपुंसन की क्रिया में पुंकेसर को हटा दे, कहा जाता है कि विपुंसन की क्रिया में, या तो वो देखिए सिंपल सा विपुंसन को छोड़कर आप लोग देखिए पुंकेसर, देखिए पुंसन, देखिए पुंसन में हम लोग ध्यान देंगे किसको? पुंकेसर को। किसको? पुंकेसर को। देखिए कहा जा रहा है कि पुंकेसर जो होता है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेमेंस कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर की क्रिया, कहा जा रहा है कि विपुंसन की क्रिया में
पुंकेसर को हटा दिया जाने की क्रिया जिसमें स्वपरागण की क्रियाएं क्या होती है, रुक जाती है। जैसे कहा जाता है कि जब कोई पादप द्विलिंगी होता है, उसमें से किसी एक लिंग को हटा दिया जाता है तो उसकी क्रिया क्या करती है, हट जाती है या अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है। जब हट जाती है तो वो क्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से विपुंसन की क्रिया में क्या हट जाता है, पुंकेसर हट जाता है। जब पुंकेसर हट जाएगा तो स्वपरागण की क्रियाएं वहाँ पे रुक जाएगी। कौन सी क्रिया रुक जाएगी, स्वपरागण की क्रियाएं रुक जाएगी। स्वपरागण, पर परागण, इन सभी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी के वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किया गया संकरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एकाकी लक्षण, जब एक लक्षण की बात किया जाता है तो एक संकर संकरण में आता है। तो एकाकी लक्षण के तुलनात्मक लक्षण रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु संकर एकल संकर संकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें देखिएगा, एकाकी लक्षण की बात किया जाता है या जब लक्षण, जब तुलनात्मक लक्षण की बात किया जाता है तो उसमें जब एक लक्षण की बात किया जाता है तो एकाकी लक्षण की बात किया जाता है। जब दो लक्षण की बात किया जाता है तब वहाँ पर द्विसंकरण की बात किया जाता है। जब तीन लक्षण की बात किया जाता है तो वहाँ पर त्रिसंकर संकरण की बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेंडल के एक, कहा जा रहा है कि मेंडल के एक प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय होती है। देखिए, कहा जा रहा है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे तो मेंडल के एक गुण जो था जिसमें प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय, कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय होती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, जो प्रथम संतति पीढ़ी होती है वह सदैव क्या रहती है, प्रथम संतति पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय होती है। कौन सी होती है, प्रथम संतति पीढ़ी सदैव क्या कहते हैं, विषम युग्मजीय होती है। विषम युग्मजीय के लक्षणों के कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विषम युग्मजीय का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ है। मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ है। कितने प्राप्त हुए हैं, तो 24 का ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना था, 3:1, या तो इसी को 1:2:1 के रूप में भी प्राप्त किया गया था। जैसे कहा जा रहा है, इसमें का लक्षण प्रारूप जो प्राप्त थे। अब इन सभी के ऊपर वीडियो देखना चाहता था तो आपको अपलोड किया हुआ वीडियो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम संतति में देखा जाता है तो T1 था। इन दोनों के बीच में जैसे ही संकरण कराया जाता है, यहाँ कैपिटल T, यहाँ पर स्मॉल t। अब देखिए इन दोनों का संकरण कराएंगे। देखिए इसका कराया जाता है कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, यहाँ पर स्मॉल t। अब देखिए इन दोनों का देखिए प्रभाविता के लक्षणों को कौन दिखा रहा है, 3 लक्षण। अब इसका रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो, इसका एक है क्या अशुद्ध रूप से बौना है। इस प्रकार से देखा जाता है 3 रेशियो का वन कहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहता है, बी हो जाता है। 25 का, मटर के पादप में पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण है। कहा जा रहा है कि मटर के पादप में पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण है। मटर के पादप में पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि इसमें कहा जा रहा है कि मटर के पादप में पुष्प की अक्षीय स्थिति प्रभावी लक्षण होती है। कौन सी होती है, अक्षीय स्थिति प्रभावी लक्षण होती है। क्वेश्चन नंबर 26, मेंडल द्वारा चुने गए पादप के विपर्यासी लक्षण नहीं है। विपर्यासी लक्षण नहीं है। देखिए जड़ की लंबाई आपकी विपर्यासी लक्षण नहीं है, बाकी ये सभी के सभी आपके पुष्प की स्थिति के बारे में बताए थे मेंडल ने, पादप की लंबाई के बारे में, बीज की आकृति में, लेकिन जड़ के बारे में उसमें अध्ययन नहीं किया गया था। कितने अध्ययन में, 7 विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन में देखा गया था। किसके द्वारा, मेंडल जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मटर के किस लक्षण का अप्रभावी लक्षण,
किस लक्षण का अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होता है? कहा जा रहा है कि अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होता है। देखिए सफ़ेद क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कहा जाता है कि बीज का जो रंग होता है, जो बीज का जो कवच होता है, यहाँ पर वही क्या होता है, ये सफ़ेद होता है। बाकी फल का रंग कैसा होता है, पुष्प का फूल की रंग कैसा हो जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसमें 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो बीज का कवच होता है, बीज के कवच के रंग का सफ़ेद होना मटर के भी पादपों के अप्रभावी लक्षण को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर का अप्रभावी लक्षण था। कहा जा रहा है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर का अप्रभावी लक्षण क्या था? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या जाता है, ए हो जाता है कि हरे रंग का बीज जो होता है यह अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में वास्तविक जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हो जाता है? तो 29 का इसमें देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता था कि 1:2:1 के रूप में आता है। वही क्या था, 3:1 का था। इसी में देखा जाता है। तो कुछ लक्षण ऐसे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें देखा जाता था 3, देखिए इन्हीं सबों को मिलाकर अगर देखा जाएगा तो 3 संबंध 1 का अनुपात बनता है। अब इनको अलग किया जाता है तो एक संबंध ए शुद्ध रूप से है, ए प्रभावी रूप से क्या अप्रभावी रूप से लंबा है। अब देखिए 2 अनुपात हो गया, ए शुद्ध रूप से बाउन आता है, इसका 1 अनुपात हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेंडल के एक संकर में जैसे द्वितीय पीढ़ी के में जीन प्रारूप की बात किया जाता है तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकरण कराए जाते हैं? तो कहा जा रहा है कि एक संकर संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकरण कराए जाते हैं? इस प्रकार से देखा जाता था व्युत्क्रम संकरण का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाता है कि एक संकर संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्युत्क्रम संकरण कराए जाते हैं। व्युत्क्रम संकरण के ऊपर आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर पूरे क्लास को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का है कि एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं हैं। कहा एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं क्या होती है? इस प्रकार से देखा जाता है तो आनुवंशिकी के कारक के रूप में भी किया जाता है, प्रभाविता और अप्रभाविता के रूप में भी किया जाता है, पृथक्करण के रूप में भी किया जाता था। इस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि ए 3 के तीनों सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए कहा जा रहा है कि प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियमों का प्रयोग कौन किया था? तो मेंडल जी ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम तथा स्वतंत्र आव्यूहन का नियम दिए थे। तो इस प्रकार से 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मेंडल जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? कहा जा रहा है कि कौन सा नियम प्रभाविता के नियम के लिए सही है? इस प्रकार से देखा जाता है तो कारक जोड़ों में होते हैं। कहा इसमें कारक जोड़ों में होते हैं, क्योंकि जोड़ों में चाहे जैसे हम देखेंगे इसमें हमेशा क्या हो जाते हैं, हमेशा जोड़ों में होते दिखाई देते हैं, चाहे वो प्रभावी हो तथा अप्रभावी तथा शुद्ध रूप से लंबा हो चाहे अशुद्ध रूप से लंबा हो, इन सभी में हमेशा क्या होता है, प्रभाविता क्या था, हमेशा जोड़े में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो उसमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होते। कहा जा रहा है कि एक कारक दोनों सदस्य असमान हो, जैसे दोनों असमान हो, कहा जा रहा है कि दोनों में एक कैपिटल और स्मॉल हो। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों असमान हो तो इसमें से एक कारक एक दूसरे पर प्रभावी रूप दिखा देता है। इस प्रकार से देखा जाता है 3 का तीनों ऑप्शन सही। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का, एक लंबे तने वाले विषम युग्मजीय पादप और एक बौने तने वाले समयुग्मजीय पादप के बीच संकरण कराया जाए तो बौने तने वाले संतति पादपों की प्रतिशत संख्या होती है। इसमें प्रतिशत संख्या की बात किया जाता है। तो देखिए इन सभी को वीडियो एकदम अच्छे से समझाकर
वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप लोगों को वन शॉट वीडियो के तहत अगर वीडियो को देखना है तो सभी चैप्टर के वीडियो को अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग आसानी से पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। 34 का क्या है, एक लंबे तने वाले विषम युग्मजीव पादप के अनुपात की बात किया जाता है तो सदैव इसमें 50% बनते हैं। कितने बनते हैं? 50% बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंबे पादपों के बीच संकरण कराने पर, देखिए दो लंबे पादपों के बीच संकरण कराने पर कुछ बौने पादप संतति के रूप में प्रकट होते हैं। इस परिस्थिति में दोनों पैतृक पादपों का जीन प्रारूप होता है। देखिए कहा जा रहा है कि दोनों लक्षण का दोनों लंबे पादपों के बीच संकरण कराने पर बौने पादप संतति के रूप में प्रकट होते हैं। इस स्थिति में दोनों पैतृक पादपों के जीन का प्रारूप क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि दोनों के दोनों, देखिए क्या है, एक कैपिटल को प्रभावित, देखिए एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर है। अब कहा जा रहा है कि एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है। इस प्रकार से देखा जाता है कौन सा ऑप्शन देखा है, देखिए इसमें एक कैपिटल है, इसमें दोनों को दोनों कैपिटल है, इसमें देखा जा रहा है कि दोनों को दोनों स्मॉल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन ने युग्मकों की शुद्धता को जांचने हेतु इस प्रकार प्रयोग किए थे। मॉर्गन ने किसके ऊपर प्रयोग किए थे? ये मधुमक्खी पर, क्या मधुमक्खी पर, या तो कहा जाता है कि फल मक्खी, या तो कहा जाता है कि ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। ड्रोसोफिला का किस प्रकार से उसमें गुणसूत्रों का संकरण कराया जाता है, या गुणसूत्रों का किस प्रकार से उसमें अध्ययन किया जाता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। या तो आप लोग ड्रोसोफिला का किस प्रकार से युग्मक संलयन किया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक को अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर पूरे वीडियो को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर किया गया संकरण क्या कहलाता है? तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर किया गया संकरण क्या कहलाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी रहता है कि द्विसंकरण। देखिए दो जोड़ी द्विसंकरण, एक जोड़ी एक संकरण, तीन जोड़ी तीन संकरण, ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप था। कहा जा रहा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या था? तो इन सभी के ऊपर देखिए कहा जा रहा है कि F2 पीढ़ी में अभी आपको बताया गया था, तो कौन सा था? F2 पीढ़ी में द्विसंकरण की बात किया जाता है तो 9:3:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर संकरण में 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 का अनुपात प्रदर्शित करता है कि, अब देखिए दोनों में क्या प्रदर्शित करता है? 39 का देखा जाता है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि देखिए एक कौन सा नियम था? मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन के नियम के अनुसार जब कहा जाता है द्वितीय पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में क्या जो लक्षण प्रारूप तैयार किए थे तो 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के रूप में प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो एक कौन से प्रारूप थे? स्वतंत्र देखिए कहा जा रहा है कि इसमें जैसे ही ऑप्शन नंबर 39 का देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि जो स्वतंत्र आव्यूहन का नियम होता है यह सदैव बहुजीनी वंशागति का होता है। कहा जा रहा है कि यह बहुजीनी वंशागति का अध्ययन करता या उसी के बारे में बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को यह भी कहा जाता है। कहा जाता है स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार से देखा जाता था। 40 का है, देखिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को यह कहा जाता है कि स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है 40 का? 40 का क्या जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के त्रिसंकर संकरण में कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे? देखिए मेंडल के त्रिसंकर संकरण में कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे? तो त्रिसंकर संकरण में देखा जाता था 8 प्रकार के युग्मक तैयार किए थे। इसमें देखा मेंडल ने त्रिसंकर संकरण में लंबाई, बीजपत्र का रंग,
तथा बीज के आकार को लेकर संकरण कराया। इसमें से 8 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे। किसमें प्रयोग किए थे? लंबाई में, लंबाई पर किए थे, बीज पत्र पर किए थे, बीज पत्र पर किए थे। बीज पत्र के साथ साथ कहा जाता है कि बीज पत्र का रंग व बीज पत्र के दूसरे देखिए रंग तथा बीज के ऊपर प्रयोग के थे। इस प्रकार से देखा जाए तो युग्मक कितने तैयार हुए थे? 8 प्रकार के तैयार हुए थे। इसमें त्रिशंकर लंबाई पर, बीज पत्र के रंग पर, बीज पत्र के फल के ऊपर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कौन किए थे? तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल लॉरेंसन जी ने किए थे। कौन किए थे? कार्ल लॉरेंसन जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए उद्यान मटर की बात किया जाए तो उद्यान मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबासा का उदाहरण दिया जाता है। देखिए गुलाबासा का अध्ययन किसमें किया जाता है या कौन से नियम में गुलाबासा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता हेतु गुलाबासा शब्द का या गुलाबासा का प्रयोग किया गया था। गुलाबासा देखिए कहा जाता है कि गुलाबासा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि गुलाबासा का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसमें मिराबिलिस क्या होता है? मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जो जलापा होता है यह गुलाबासा का वैज्ञानिक नाम है। गुलाबासा का प्रयोग अपूर्ण प्रभाविता हेतु किया जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि यह जब F1 पीढ़ी में कहा जाता है कि जैसे गुलाबासा F1 पीढ़ी में लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले जनकों द्वारा जैसे ही क्या करती है, जैसे ये संलयित होती है तो संलयित होकर गुलाबी पुष्प का निर्माण करती है। इसके ऊपर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रभाविता का उदाहरण क्या है? तो स्वप्रभाविता का कहा जाता है कि मवेशियों के बालों का रंग स्वप्रभाविता का दर्शाता है। देखिए स्वप्रभाविता के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबासा के पुष्पों में लाल रंग और सफ़ेद रंग है। देखिए कहा जाता है कि गुलाबासा में जो लाल रंग तथा सफ़ेद रंग होते हैं यह सदैव अपूर्ण प्रभाविता हेतु दर्शाए जाते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था। आप लोग गुलाबासा का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें बताया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन में बताएं इसको। देखिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का है। 47 में कहा जा रहा है कि स्वप्रभाविता में कहा जाए कि स्वप्रभाविता क्या है? तो स्वप्रभाविता के ऊपर कंप्लीट वीडियो एग्जाम्पल के साथ समझाकर अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग पूरे क्लास के वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के थ्रू या तो शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्वप्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, पूर्ण प्रभाविता क्या है, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि स्वप्रभाविता क्या है, इसके ऊपर हम लोग चाहते हैं। स्वप्रभाविता को बताया जाता है यह दोनों एलील में कहा जाता है कि ये दोनों एलील में F1 पीढ़ी में एक कहा जाता है कि समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, ये स्वप्रभाविता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में AB रक्त रुधिर वर्ग इसके द्वारा होते हैं। कहा जा रहा है कि AB रक्त वर्ग किसके द्वारा होते हैं? यदि दोनों में से ए रक्त समूह होता है या बी रक्त समूह होता है तो कहा जाता है कि AB रक्त समूह को प्राप्त करना है तो इसमें देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी है तो ठीक है, में जीन प्रभावी होने के कारण होते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रुधिर वर्ग होने के कारण क्या है, इसमें कहा जाता है कि प्रभावी होंगी तो ए गलत हो जाएगा, ए प्रभावी है गलत हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता है ए भी गलत होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ए हमेशा रुधिर वर्ग किसको दर्शाते हैं? स्वप्रभाविता को दर्शाते हैं। या तो कहा जाता है कि मनुष्य में जो रक्त समूह को दर्शाने वाला कार्य होता है यह सदैव स्वप्रभाविता के कारण में आते हैं। ठीक है, या तो कहा जाता है कि स्वप्रभाविता क्या होता है? स्वप्रभाविता में मनुष्य के जो रक्त होते हैं यह स्वप्रभाविता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये 2008 में आए हुए हैं। इसी प्रकार से कौन सा क्वेश्चन कब आपके एग्जाम में आ जाएगा ये किसी को पता नहीं रहता है। इसी प्रकार से प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक करके कवर करने का प्रयास किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बिना बकवास की आपको अच्छे से अच्छे पूरे क्लास को कवर किया जाता है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षा में आपको मदद करेंगे। वही एग्जाम में कम मदद करेंगे जिसमें आपका साइंस से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं क्या कहते हैं? ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक जीनों को प्रभावित करने वालों को कहा जाता है घातक जीन कहा जाता है, मृत्युकारक जीन कहा जाता है, बहुप्रभावी जीन कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये सभी के सभी जीन क्या कहते हैं? ये सभी के सभी जीन प्रभावी कहलाते हैं। कौन से? अधिक जीनों को घातक जीन कहलाते हैं, मृत्युकारक जीन कहलाते हैं या बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे गुण वालों को बहुप्रभावी जीन कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक गुण, एक से अधिक मतलब बहुत सारे, बहुत मतलब बहुप्रभावी जीन हो जाएंगे। सिंपल सा समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रुधिर वाले व्यक्ति में होता है। देखिए ओ रुधिर वाले व्यक्ति में क्या होता है? एंटीजन ए होता है। गलत है, एंटीजन उसमें पाया ही नहीं जाता। इस प्रकार से कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगर एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाती है? ए पाई जाती है, बी पाई जाती है, ए बी और तथा ओ पाया जाता है। इस प्रकार देखा जाता है। इसमें सिंपल सा है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ओ रुधिर वाले व्यक्ति में होता है। देखिए ओ रुधिर वाले व्यक्ति में क्या होता है? एक क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, इसमें से कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, रुधिर वर्ग ए वाले लड़कों को निम्न में से किस रुधिर वर्ग का रुधिर आधान किया जाता है? कहा जाता है कि रुधिर वर्ग ए वाले लड़कों में कौन से रुधिर वर्ग का आधार किया जाता है? इस प्रकार से देखा जाता है ए रक्त समूह का तथा ओ रक्त समूह का आधान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं क्रमशः। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी करती है तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? देखिए ओ है तथा ए बी है। अब इन दोनों में जैसे इन दोनों को अच्छे से पूरे क्रॉस कराकर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग अच्छे से और कवर कर सकते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कौन से रुधिर वर्ग होंगे? तो ए तथा ए बी दोनों हो सकते हैं, या ए बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। देखिए क्या है, सॉरी यार, ए क्या ए या बी हो सकता है, ए बी इसमें नहीं हो सकता है, इसमें कहा जा नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू चूहे का प्रयोग करके किसने मृत्युकारक जीन का पता लगाया था? घरेलू चूहे पर सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? ए क्यूनाट ने क्या किया था? घरेलू चूहे पर प्रयोग कर उसमें मृत्युकारक जीन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी प्रबलता में F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात होते हैं। प्रभावी लक्षण में देखा जाता है तो कौन से अनुपात प्राप्त होते हैं? 13 संबंधी 3 का प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का कि संपूर्ण जीन की उपस्थिति में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप होता है। कहा जा रहा है कि संपूर्ण जीन की उपस्थिति में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं तो इसमें देखा जाता है 9:7 का अनुपात प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलता में प्रबल व अप्रबल कारक होते हैं। देखिए प्रबलता में प्रबल व अप्रबल कारक होते हैं। 57 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि स्वतंत्र जीन होते हैं जो ये प्रबलता में प्रबल तथा अप्रबल कारक होते हैं। कहा जाता है कि संपूरक व अनुपूरक जीन उदाहरण है। संपूरक व अनुपूरक जीन क्या कहलाते हैं? तो संपूरक व अनुपूरक जीन जो होते हैं या गैर एलील जीनों के पारस्परिक प्रभाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार से 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिलिपि जीन की वंशागति का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रतिलिपि वो जीन की वंशागति का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसमें सल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन वैज्ञानिक? सल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित जीनों की वंशागति में नए लक्षण प्रारूप प्रकट होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है? देखिए जब दोनों जीन क्या है, जब दोनों जीन के जोड़ों को प्रबल जीन एक साथ उपस्थित होते हैं तो भी होता है। जब दोनों जोड़ों के प्रबल जीन एक साथ अनुपस्थित होते हैं तो भी हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी का इसके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गे की कलंगी की आकृति में परिवर्तन कहलाता है। मुर्गे की कलंगी की आकृति में हुए परिवर्तन को कहा जाता है कि इसमें संशोधित जीन का लक्षण दिखाई देता है। एक संशोधित जीन के जब भी लक्षण की बात किया जाता है तो उसमें मुर्गे की कलंगी की आकृति में हुए परिवर्तन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजीनी वंशागति में F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात है। कहा जा रहा है कि यह बहुजीनी वंशागति में F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि बहुजीनी वंशागति में F2 पीढ़ी में जैसे लक्षण प्रारूप को देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है 1:4:6 का अनुपात देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर को आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको ढूंढ कर लाते हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन नंबर पर न ध्यान देकर आप लोग देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हम लाए हुए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन शब्द का वह शाखा जिसमें वंशागति से संबंधित जीवों की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है तो ए क्या कहलाता है? तो ए आनुवंशिकी कहलाता है। देखिए आनुवंशिकी में कहा जाता है कि किसी भी जीव की उसकी शाखा या उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसी में आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विभिन्नताएं जो जनक कोशिकाओं में होती है क्या कहलाता है? देखिए जनक कोशिकाओं में होती है उसे क्या कहलाता है? उसे जननी कहा जाता है। वे विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में होती है जननी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक पद्धति में जनक पीढ़ी के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक पद्धति में जनक पीढ़ी के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक पद्धति में जनक रूप में पी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनक मतलब क्या जाता है? यहाँ पे पी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी जब प्रतीक या फैक्टर की बात किया जाता है तो उसमें कारक प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने मेंडल के कार्य को पुनः खोजा था? देखिए मेंडल के कार्यों को पुनः प्रयोग कौन किया था? देखिए डब्ल्यू बेटसन ने ऐसा नहीं किए थे। लेमार्क ने ये प्रयोग किए थे? नहीं। स्ट्रासबर्गर ने? नहीं। कौन से थे? 3 वैज्ञानिक थे, तीनों ऑप्शन इसमें नहीं है। इस प्रकार से वॉन सेफ्रार मैन होते हैं। बाकी 2 वैज्ञानिक कौन से थे? इसको इसकी पहली वीडियो में आपको बताया गया है, आप लोग वहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो आप लोग उसको 2 वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे कमेंट करिएगा कि ऐसे कौन से 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनः मेंडल के प्रयोगों की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक किससे संबंधित होता है? कारक किससे संबंधित होता है? तो इसको देखा जाता है तो कारक जो होता है यह सदैव डीएनए से संबंधित होता है। डीएनए तथा आरएनए के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। या तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर आप लोग टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको उसके संबंधित वीडियो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने एक प्रयोग में पादप के पुंकेसर काट दिए थे तो क्या प्राप्त होता है? जैसे पुंकेसर को काट दिया जाता है तो पुंकेसर काटने से उस क्रिया में स्वपरागण की क्रियाएं क्या होती है? देखिए पुंकेसर का देखिए काजल मेंडल ने अपने एक प्रयोग में पादप के पुष्प पुंकेसर काट दिए थे तो क्या दिखाई देते हैं? उसमें पर परागण की क्रियाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबे पादप जिसमें कैपिटल टी और बौने पादप स्मॉल टी से संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार का जो संकरण होता है तो ये क्या दर्शाता है? एकल संकरण कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें बताया जा रहा है। बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान दिए हैं। यहाँ पर देखा जाए एक संकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण
अप्रभावी है। देखिए अप्रभावी कौन सा लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण को देखा जाता है तो इसमें झुर्रीदार जो बीज होता है यह सदैव अप्रभावी होता है। बाकी जो गोल होता है, पीला बीज होता है, संकीर्ण फली होती है, ये सभी के सभी प्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गुण संकर पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं मेंडल ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट देखा जा रहा है, इसमें लिंग निर्धारण की अवधारणाएं इसमें नहीं सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल का नियम है। एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल का कौन सा नियम है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण का नियम ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल के द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप तैयार हुए थे। देखिए मेंडल के जो द्विसंकर संकरण में देखा जाता है तो इसमें F2 पीढ़ी में होता है। अब द्विसंकर संकरण में कौन से प्रयोग आते हैं, स्वतंत्र प्रभाविता का नियम आता है या अप्रभाविता का नियम आता है या स्वतंत्र अभियोजन का नियम आता है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि द्विसंकर संकरण में कौन सा प्रयोग किए थे। इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण व जीन प्रारूप तैयार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जा रहा है, इसमें लक्षण प्रारूप 9 तथा जीन प्रारूप 9। देखिए लक्षण प्रारूप 4 तथा जीन प्रारूप 9 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक युग्म विकल्पी दूसरे युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं प्रकट नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से अप्रभावी जा कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जब एक युग्म विकल्पी दूसरे युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं प्रकट नहीं होते हैं तो उसे अप्रभावी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीजों के मध्य संकरण है। पीले गोल एवं हरे झुर्रीदार बीजों के मध्य संकरण है। तो क्वेश्चन नंबर देखा जा रहा है तो 30 का देखा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, द्विसंकर संकरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुपात स्वतंत्र अभियोजन के नियम को सिद्ध करता है। स्वतंत्र अभियोजन के नियम को सिद्ध करने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 9:3:2:1 में आता है। निम्नलिखित में से द्विसंकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात क्या है। जीन प्रारूप अनुपात क्या है द्वितीय संकर संकरण में, यहाँ पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि ए। देखिए इसी को देखिए जीन प्रारूप की बात किया जाता था ए आ जाता, अगर लक्षण प्रारूप की बात करता तो ए आता कि 1:2:2:9:1:1:3:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल का नियम है। द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल के नियम कौन से होते हैं। स्वतंत्र अभियोजन का नियम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पादपों का चयन सौभाग्यवश मेंडल ने के लिए सही था, क्योंकि क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि क्योंकि देखिए मेंडल लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य होता है, ये गलत है। मटर में लाल रंग के फूल दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। मटर में अत्यधिक प्रोटीन युक्त बीज होते हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और मेंडल द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों के जीन संभवतः अलग अलग गुणसूत्र जोड़ी पर उपस्थित थे। इस प्रकार से मेंडल ने क्या कहते हैं, मेंडल ने मटर के प्रयोग को अपने सिद्धांत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बेटसन द्वारा दी गई कारक परिकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित है। बेटसन द्वारा दी गई कारक परिकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 80 के देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि बहुप्रभावी जीन होता है, ये भी सही है। बहुजीनी वंशागत, ये भी सही है। बहुगुड़ी युग्म विकल्पीवाद, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये सभी के सभी क्या है, इसका राइट आंसर है। ए बी ओ रुधिर वर्ग की वंशागति है। देखिए ए बी ओ रुधिर वर्ग की वंशागति क्या कहलाती है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिए तो कहा जाता है कि इसमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि अभी आपको बताएगा इसके ऊपर की कौन सा कहा जाता है कि रक्त समूह किसके अंतर्गत आता है या किस प्रभाविता में आता है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अप्रभावी प्रबलता में F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात है। कहा जा रहा है कि अप्रभावी प्रबलता में F2 पीढ़ी में प्रबल प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखा अप्रभावी प्रबलता में देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर 9:3:4 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित अथवा असहयोगी जीनों का F2 अनुपात क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे सभी को एक एक कर कवर किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाया जाएगा जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। आप लोग एक कोशिश करिएगा कि अब जितना भी पढ़ाई किए हैं आप लोग उतना आपके लिए बेस्ट है, और अधिक से अधिक आप कोशिश मत करिएगा नई चीज़ों को पढ़ने का, क्योंकि जैसे ही आप लोग नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग पुरानी चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए और ज़्यादा आप लोग परेशान होने के पर आप लोग परेशान नहीं होइए, क्योंकि ज़्यादा अधिक से अधिक आप लोग प्रेशर लेंगे एग्ज़ाम का तो आप लोग और डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग कितनी एक वर्ष में कितनी पढ़ाइयाँ किए हैं। जो पहले की पढ़ाइयाँ आप लोग किए हैं वही आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन आप लोग समय देकर 1 से 2 घंटा पढ़ाई किया करिए, क्योंकि समय समय पर अगर आप लोग 2-2 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 365 गुणे 2 कर लीजिएगा, 365 गुणे 2 कर लीजिएगा। देखिए कितने घंटे पढ़ाई करें, और क्या पूरे साल में हम छोड़कर जाएंगे, हम एग्ज़ाम के 10 दिन पढ़ाई करेंगे तो 12-12 घंटे भी पढ़ लेंगे तो भी 10 दिन में हमारा उतना कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रतिदिन आप लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से भी आपकी बहुत बड़ा एक वही मेहनत आपका रंग लाती है। बाकी ये 2 दिन 4 दिन की पढ़ाई करने से कोई टॉपर बन जाए या कोई कह दे हमारा बहुत अच्छा नंबर आया या कोई कह देगा हम पास हो जाएंगे, तो पास होने के लिए तो हो जाएगा लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दिया करिए और अपने मित्रों को शेयर किया करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हम लोग न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, ना तो थकते हैं, ना तो रुकते हैं, ना तो संभलते हैं, सिर्फ हम लोग आगे क्रमशः बढ़ते रहते हैं। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिस यू।